हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू केबीएस क्लासेस खान बिजनेस स्ट्रेटजी में। स्टूडेंट, हम लोग अब तक डिविडेंड पॉलिसी में 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग पहले लेक्चर में डिविडेंड पॉलिसी के बारे में समझे थे। डिविडेंड है क्या, डिविडेंड के टाइप्स क्या हैं और डिविडेंड की पॉलिसी क्या होता है, सारे थ्योरी कॉन्सेप्ट को हम लोग समझे थे। दूसरे क्लास में हम लोग आपको वाल्टर मॉडल के बारे में हम लोग समझे थे। वाल्टर मॉडल क्या होता है, क्या इसके फॉर्मूले हैं, कैसे हम लोग इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब तक दो क्लास में हो चुके हैं। आज इस लेक्चर नंबर 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी पर आधारित एक और मॉडल, जिसका नाम है गॉर्डन मॉडल। क्या नाम है स्टूडेंट? जी हाँ, गॉर्डन मॉडल। ठीक है, देखिए वाल्टर साहब का ही मानना था कि कंपनी के जो वैल्यू होते हैं शेयर्स के और कंपनी के द्वारा जो पे की जाने वाली डिविडेंड की अमाउंट होती है, उसके बीच में रिलेवेंट होता है, या उनके बीच में कहीं ना कहीं संबंध होता है। कहीं ना कहीं कंपनी जो भी डिविडेंड का पैसा पे कर रहा है, वो उसकी कंपनी की जो वैल्यू है, बोले तो प्राइस ऑफ शेयर, वो इफेक्ट करता है। तो एज ए सिमिलर गॉर्डन का भी यही मानना था कि कंपनी के द्वारा जो भी डिविडेंड का वैल्यू हो रहा है, वो कंपनी के जो मूल्य है उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं वह रिलेवेंट होता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब कंपनी की लाभांश जो नीति होती है, कंपनी की वैल्यू को क्या करता है, इफेक्ट करता है। इनका ये मानना था। ठीक है, थोड़ा से हम लोग और इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बुक के लैंग्वेज में इनका मॉडल क्या करता है, इसके क्या एजम्पशंस हैं, क्या फार्मूले हैं, तो आइए समझते हैं हम लोग। देखिए, तो ये कह रहा है आपसे गॉर्डन मॉडल, देखिए कि गॉर्डन मॉडल, इसको ग्रोथ मॉडल, ठीक है, GGM, गॉर्डन ग्रोथ और मॉडल, ठीक है, के नाम से भी हम जानते हैं। इट इज़ ए टूल्स यूज टू डिटरमाइन, ये एक प्रकार से क्या होता है, टूल्स होता है टू डिटरमाइन द इंटेंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक। जो कंपनी के स्टॉक की वैल्यू की जो इंटेंसिक, जो आंतरिक मूल्य होता है, उसको क्या करता है, डिटरमाइन करता है। कंपनी के स्टॉक की जो इंटेंसिक वैल्यू होता है, उसको क्या करता है, डिटरमाइन करता है बेस्ड ऑन द सीरीज ऑफ डिविडेंड। ठीक है, जो भी हम डिविडेंड पे करने वाले हैं, दैट ग्रो ए कंसिस्टेंट रेट, मतलब एक यहाँ पर जो हमारा जो रेट होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। और कह रहा है GGM, मतलब कि गॉर्डन ग्रोथ मॉडल इज द बेस्ट अप्लाई फॉर द कंपनी विथ स्टेबल डिविडेंड। मतलब कहाँ, जहाँ पर कंपनी की लाभांश नीति के अंतर्गत जहाँ पर डिविडेंड का जो रेट होता है, क्या होता है, स्टेबल होता है, या कह लीजिए साउंड होता है, वो उस केस में ये क्या होता है, बहुत ही फिट, या उस केस में ये बहुत ही बेटर सूटेबल माना जाता है। ठीक है, मैंने आपको डिविडेंड पॉलिसी में 3 पॉलिसी मैंने आपको बताया था, तो जिसमें आपका स्टेबल, एक स्टेबल आपका स्टेबल कह लीजिए ये साउंड डिविडेंड पॉलिसी, उस केस में गॉर्डन मॉडल क्या होता है, बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। एज इट एज्यूम डिविडेंड विल इंक्रीज एट द कांस्टेंट रेट इंडेफिनिटली। ध्यान रखिए, यहाँ पे ये कह रहा है कि इस केस के अंतर्गत है कि ये माना जाता है कि जो डिविडेंड का जो रेट होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, और कांस्टेंट रेट से वो क्या होता है, अनंत काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए लगातार ये चलता रहता है। हिंदी में थोड़ा समझिएगा, हिंदी में क्या कह रहा है कि गॉर्डन मॉडल, जिसे गॉर्डन ग्रोथ मॉडल या लाभांश छूट मॉडल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, DDM के नाम से हम लोग जानते हैं, एक रूप होता है। कहा जाता है किसी कंपनी के शेयर के आंतरिक मूल्य का अनुमान लगाने के लिए, मतलब कंपनी के जो शेयर की वैल्यू है, मैं यहाँ P की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ, P मतलब होता है प्राइस ऑफ शेयर, कि इसकी इंटरनल वैल्यू, यानी कि इसके इंटेंसिक वैल्यू, जो हमारा ये इंटेंसिक वैल्यू है, इसको हम लोग क्या करते हैं, जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। एक वित्तीय मूल्यांकन पद्धति है। ये मानता है कि शेयर का मूल्य जो होता है, शेयर का जो वैल्यू होता है, भविष्य में एक स्थिर दर से बढ़ने वाले लाभांशों के वर्तमान मूल्य के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, मतलब ये माना जाता है कि कंपनी का जो वैल्यू होता है फ्यूचर में, वो स्थिर रेट से, मतलब एक कांस्टेंट रेट से क्या होता है, धीरे धीरे, मतलब ग्रो करेगा धीरे धीरे क्या करेगा, कांस्टेंट रेट में क्या करता है, ग्रो करता है। ठीक है, इस मॉडल के लिए कंपनी के भविष्य में जो लाभांश का जो दर होता है, लाभांश की जो वृद्धि दर है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये माना जाता है कि जो डिविडेंड का रेट है वो हर साल हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको इन्हेंस करते जाते हैं, बोले तो हर साल धीरे धीरे वैल्यू बढ़ता जाता है। और अपेक्षित रेट से, मतलब कि जो हमारा क्या हो रहा है, एक कांस्टेंट रेट से क्या होता है, इक्विटी की लागत की आवश्यकता होती है। धीरे धीरे, मतलब जैसे ग्रोथ रेट हम आगे पढ़ाएंगे, जैसे हो सकता है पहले 5% हो, फिर उसके बाद हो जाएगा 5.5%, ऐसे आपका क्या होता है, एक फिक्स रेट से क्या करता है, वो ग्रो करता रहता है। ठीक है, चलिए, तो इनके जो मॉडल है, फार्मूला, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। फार्मूला क्या रहा है गॉर्डन साहब का, कि पी का मतलब क्या है, प्राइस ऑफ शेयर,
करा ई करा है ई 1 माइनस बी अपान के और बी आर कह रहा है, ध्यान रखिएगा बी और आर। ये जो गोडॉन फार्मूला है इसको डिराइव करके ये फार्मूला क्रिएट किया गया है। ग्रोथ फार्मूला यहाँ जी का मतलब क्या, ध्यान रखिए आपका ग्रोथ रेट की बात कर रहा है, जी मतलब क्या कर रहा है और ग्रोथ रेट। और ये कैसे निकालेंगे, आर इंटू बी करके, ध्यान रखिए आर और बी क्या है नीचे बताया गया आपको, मतलब ग्रोथ रेट क्या निकालेंगे हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। और ध्यान रखिए इस केस में जो के का मान होता है, ठीक, कॉस्ट ऑफ जो हमारा इक्विटी होता है ये ऑलवेज को भी ग्रेटर देन होता है जी से, ठीक, ग्रोथ रेट। और जी कैसे निकालेंगे, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं स्टूडेंट कि ग्रेटर देन क्या होता है आर एंड बी, ये आर बी क्या होता है ग्रोथ रेट होता है, ठीक है। तो वेयर कर रहा है जी मतलब क्या है एनुअल ग्रोथ, जो साल भर साल हमारा क्या कर रहा है वृद्धि कर रहा है, एनुअल ग्रोथ कर रहा है। आर का मतलब क्या है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक, जितने रेट से हमें क्या हो रहा है इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिल रहा है। और बी कह रहा है क्या है प्रपोर्शन आपका क्या है एक फंड रिटेन, जो हम लोग फंड को क्या कर रहे हैं रिटेन के रूप में रख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बी और बी का मान सेम रखेंगे। आर का मतलब रिटर्न ऑफ रेट है और ये हमारा के का मतलब क्या है कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। और ई का मतलब क्या ध्यान रखिएगा अर्निंग पर शेयर, क्या बोलते हैं प्रति अंश आय। इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा इसके एजम्पशन को समझ लीजिए, कभी कभी एजम्पशन पूछता है, वॉल्टर में भी एजम्पशन थे, इसमें भी आपके कुछ एजम्पशन बोले तो इसकी कुछ मान्यताएं हैं, इसकी कुछ मान्यताएं। पहली मान्यता क्या है, द फर्म इज एन ऑल इक्विटी नो एनी डेप्ट। ध्यान रखिए पहली मान्यता जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये माना जा रहा है कि कंपनी के पास जो पूरी पूरी जो है शेयर कैपिटल है वो क्या है वो इक्विटी के रूप में है, कंपनी के पास किसी प्रकार का कोई भी डेप्ट या कर्ज या लोन या डिवेंचर नहीं है। ये पहली मान्यता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये माना जाता है कंपनी पूर्ण रूप से क्या है इक्विटी है, पूर्ण रूप से इक्विटी है, कोई भी हमारे पास लोन नहीं है। नो कह रहा है कि आपका कह रहा है इंटरनल फाइनेंसिंग अवेलेबल, इनके पास किसी प्रकार कोई भी इंटरनल फाइनेंसिंग अवेलेबल नहीं है। कंसिक्वेंटली रिटेन अर्निंग वुड बी द यूज द फाइनेंस ओनली, कंपनी ये कह रहा है कि जो हमारा आर ई होता है रिटेन अर्निंग होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं बेसिकली यूज करते हैं। वुड बी यूज द फाइनेंशियल एक्सपेंशन ऑफ द फर्म, कंपनी के विस्तार में हम लोग रिटेन अर्निंग का हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं। रिटेन अर्निंग मतलब ये बी की बात कर रहा है। फिर तीसरा करें कांस्टेंट रिटर्न विल बी इग्नोर डिमिनिशिंग मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसमें ये कहने का मतलब ये क्या कर रहा है कांस्टेंट मतलब एक निश्चित दर से हमें क्या होता है मिलता रहता है। इग्नोर करते हैं डिमिनिशिंग, ध्यान रखिए इसमें जो डिमिनिशिंग मतलब यहाँ पे घटने की बात कर रहा है, इसको हम लोग क्या करते हैं इग्नोर करते हैं। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें एक निश्चित प्रतिशत दर से हमें मिलता रहता है, उसमें डिमिनिशिंग को हम लोग क्या करते हैं इग्नोर करते हैं। चौथा कर रहा है कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, मतलब हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होगी वो क्या होगी कांस्टेंट होंगी। मॉडल आल्सो इग्नोर द रिस्क इफेक्ट, यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा जोखिम की मात्रा को ध्यान में नहीं रखना है। और कुछ अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ कर लीजिएगा, और भी एक आध दो एग्जाम्पल जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं स्टूडेंट। मतलब कर रहा है देयर इज नो एनी कॉर्पोरेट टैक्स, यहाँ पे जो कर रहा है कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है, ध्यान कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है, ठीक है। और कंपनी का जो लाइफ होता है, ध्यान रखिए कंपनी का जो लाइफ होता है वो परपेचुअल होता है, ठीक, कंपनी का जो लाइफ होता है क्या होता है वो परपेचुअल हो, ठीक है, इनफाइनाइट होता है। कंपनी का जो लाइफ होता है वो परपेचुअल होता है, इनफाइनाइट होता है। और एक और ध्यान रखिए एक एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से और इसमें एड ऑन करना चाहूँगा कि ध्यान रखिएगा ये कह रहा है कि कंपनी का जो की होता है, ठीक है, ये ऑलवेज क्या होता है बेटर होता है, ठीक, ग्रेटर होता है किससे जी से। जी का मतलब क्या है ग्रोथ रेट, जी का मतलब क्या है ग्रोथ रेट। और जी कैसे निकालेंगे ध्यान रखिए आर इंटू बी करके, आर इंटू बी करके निकालेंगे, ठीक है। ये सारा मान यहाँ पर दिया हुआ है। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम लोग गॉर्डन मॉडल के सॉरी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो लीजिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, लीजिए क्वेश्चन कर रहा था फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। एक कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है स्टूडेंट, ध्यान रखिए एक कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। सर क्या दिया है ईपीएस, मतलब सर ई का मान दिया, ध्यान रखिए ई का मान कितना दिया 10। कैपिटलाइजेशन ये की का मान दे दिया स्टूडेंट, के बराबर क्या 10% मतलब 10। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 0.10 सर कर सकते हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मतलब आर का मान दे दिया स्टूडेंट 15%, 15% बटे 100, ध्यान रखिए अगर बटे 100 करते हैं तो आर का मान हम इसको 0.15 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल से लिख सकते हैं। द कंपनी हैज़ कंसिडर्ड द पे आउट रेशियो, कंपनी दो केस में सॉल्व करना है। एक 40% अगर देगा, भाई सीधी सी बात है 100 रुपये में अगर 40% दे देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या
सर 60% बचेगा, 60/6, बी का मान यही आएगा। देखिए लेटेस्ट सपोज करो कंपनी के पास 100 रुपये की इनकम है, कंपनी 40% मतलब वो डिविडेंड के रूप में देना चाह रहा है, तो उसके पास रिटर्न अर्निंग के रूप में क्या बचेगा सर 60%। 60% मतलब मैं पॉइंट वहाँ लगा सकता हूँ, तो ये आपका हो जाएगा 6। अभी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। पहले केस में 40% करा है, इसको मैं ए मान ले रहा हूँ, दूसरा बी केस में करा है 50%, तो जितना था उतना दे रहा है, आधा बचेगा। देन व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द शेयर एज पर गोडोन मॉडल। गोडोन मॉडल के अकॉर्डिंग यहाँ पर पी का मान क्या होगा ये बताना है आपको। हिंदी में समझ लीजिए, एक कंपनी से संबंधित सूचनाएं निम्न है। प्रति अंश आय मतलब ई का मान 10 दिया है, पूंजीकरण के मतलब 10%, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना कर रहा है, आर का मान 15%, कंपनी 40% 50% भुगतान कर रही है, तो गॉर्डन मॉडल के अनुसार कंपनी के अंशों का बाजार मूल्य क्या होगा। आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, जान ले ये क्वेश्चन का नियम है, क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो सलूशन समझो काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। इस बात को आप बिल्कुल अच्छी तरह समझते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट पहले केस में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। केस नंबर ए, यहाँ 40% हमें करा है पेमेंट करने का। तो सबसे पहले सारा मान लिख लीजिए। ई का मान कितना बताया स्टूडेंट, सर ई का मान 10 रुपया बोला था, बहुत अच्छा। के का मान 10% मतलब 0.10 में लगा रहा हूँ। सर आर का मान क्या करा है, सर आर का मान 15% बोला था, वो लगा दिए, ठीक है स्टूडेंट। सर समझ में तो आ गया, बस अब बी बता दीजिए, बी कैसे निकलेगा। हाँ ये आपको समझना है, बी का मान कैसे निकालेंगे स्टूडेंट। देखिए बी का मान निकाल लीजिएगा। यहाँ पे 40% बोला है, ठीक है, इसको ध्यान में रख के लगाते हैं हम लोग। आओ तो देखो P बराबर फार्मूला क्या कहते हैं, फार्मूला कहते हैं यही मैंने बताया सर, E ब्रैकेट में 1 - B अपान कह रहा है, अपान कह रहा K - PR। लो भाई बस अप्लाई करो। सर ये कितना हो गया 10, ठीक है, 1 - अब ये क्या बोला है बी का मतलब क्या 40%, ध्यान रखिए 40%, ये 40%, ये 40% अपान के मान कितना दिया है सर 10.10 माइनस बी। अब बी के मान अगर हम बात करें तो स्टूडेंट यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, बी का मान आपको यहाँ रखना पड़ेगा। देखिए मैं बी यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया 100 - 40%, तो 60% मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, तो 0.60 और आर का मान सर कितना 0.15, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। अब बी सर बी का अच्छा 1 मिनट, मुझसे गलती हो गई, 1 मिनट स्टूडेंट, 1 मिनट थोड़ा से। सर यही तो आपका हुआ, हाँ बहुत अच्छा, अब सही, सॉरी। तो ये बी का मान 60% यहाँ मैं देखो, यहाँ मैं निकाल रहा हूँ लेकिन मैं रख रहा हूँ 40, यहाँ 60%, ठीक है। लो भाई स्टूडेंट रख दो, इसको सॉल्व करो। तो P बराबर क्या हो जाएगा सर 10 हो गया। अब स्टूडेंट इसमें से 1 में से 60 घटाएंगे तो क्या बचेगा सर 0.40 बचेगा, बहुत अच्छा, अपान 0.10 माइनस। अब इसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट। अगर इसका मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो आ रहा है 0.09, क्या आ रहा है 0.09। अब P बराबर, अब इसके साथ हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, क्या आएगा ये सर 4 आएगा एग्जैक्टली, बहुत अच्छा। अब ये हो गया 0.10 में से अगर ये घटाएंगे तो क्या बचेगा स्टूडेंट, ये क्या बचेगा ध्यान रखिएगा, ये बचेगा क्या यहाँ पर, ओके। देखिए ये हो गया। अब इसमें से 0.10 में से 0.09 घटाएंगे तो ये बचेगा सर 0.01, क्या बचेगा 0.01। तो ओवरऑल आपका P का जो मान आ जाएगा स्टूडेंट, इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आएगा 400, क्या आ जाएगा 400, ठीक है स्टूडेंट। ये समझ में आपको आया, कैसे लगा। चलिए इसी का थोड़ा सा हम दूसरा वाला केस ले लेते हैं, इसी में आ जाएगा, हाँ बिल्कुल आ जाएगा। तो केस नंबर हम क्या लेते हैं बी।
इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें बोला है 40% नहीं 50% है। इसमें बोला है पे आउट रेशियो, पे आउट ये कह रहा है 50%, यही ना। तो लो भाई 100 में से 50% माइनस कर दो सर, यही बचेगा 50%। बहुत अच्छा, इसको हम 0.50 लगा सकते हैं सर, लगा सकते हैं। रखो मान बेटा, तो P बराबर वही फार्मूला E1 माइनस बी अपान के माइनस पी आर। ओके सर, E का मान 10 रखिए, ठीक है सर रख दिए। 1 माइनस 50% में रख रहा हूँ डायरेक्ट, यही बचेगा भी सर, हाँ बिल्कुल बचेगा यही। के का मान 0.10 और सर ये आपका वही 50। आर का मान सर आर का मान 0.15। तो P बराबर 10, अब घटाएंगे स्टूडेंट तो ये भी आएगा 0.5 अपान देख लीजिए 0.10। स्टूडेंट यहाँ माइनस से ध्यान रखिए, या थोड़ा से एक चीज़ ध्यान रखिए, यही थोड़ा से कैलकुलेशन करते समय ध्यान रखिएगा, माइनस प्लस को ध्यान रखिएगा, यहाँ माइनस है। ओके, तो माइनस, अब इसका गुणा इसके साथ हम लोग करेंगे, इसका गुणा हम लोग उसके साथ करेंगे, तो सर ये आएगा 0.01575, हाँ 0.75। ओके, तो P बराबर क्या हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट क्या आएगा, 5 आएगा। यस सर 5 आएगा। अब इसमें से ये घटाएंगे स्टूडेंट तो ये आएगा 0.0100। ओके, ये हो जाएगा 25। अब ओवरऑल सॉल्व कर देंगे तो P का मान आ जाएगा सर, P का मान इसका आ जाएगा 200। ठीक है, P का मान क्या हो जाएगा 200। अब आपको देखो यहाँ पर ये करना है कि हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसा मैं क्या करूँ, ऐसा मैं कौन से डिविडेंड डिक्लेयर करूँ जिससे कंपनी के अंशों का जो वैल्यू हो जा रहा है वो बढ़ जा रहा है। तो अगर 40% सॉल्व कर रहे हैं तो देखो इसमें क्या आ रहा है, हमारा P का मान जो मान आ रहा है वह 400 आ रहा है। ठीक है, और B में अगर हम लोग सॉल्व करें जहाँ पर हमारा जो रिटेंशन रेशियो है 50%, तो वहाँ पर हम लोग सॉल्व करें क्या रहा है 20%। तो इसलिए कंपनी क्या करेगी, कंपनी 40% भुगतान अनुपात रखना चाहेगी। ऐसा क्यों सर, ऐसा इसलिए इससे कंपनी के एसेट्स क्या हो रही है, वैल्यू बढ़ रही है, जिसके रिजल्ट के अनुसार कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी क्या होगा, इसका अधिक से अधिक बेनिफिट होगा। तो ये था आज का क्लास स्टूडेंट, गोडाउन मॉडल एज पर, ठीक है, कंपनी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो मैंने आपसे पहले बताया था कि गोडाउन मॉडल की मान्यता है कि कंपनी का जो वैल्यू होता है, कंपनी के द्वारा पे की जाने वाली डिविडेंड का रेट वही क्या करती है, इफेक्ट करती है। देखो स्टूडेंट यहाँ 40% हम लोग सॉल्व किए तो आपकी वैल्यू आ रही 400 आ रही है, और 60% पे हम 50% पे कर रहे हैं, 50% पे कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है 200, मतलब डबल का फ़र्क है स्टूडेंट, ध्यान रखिए डबल का फ़र्क है। ठीक है, तो आई होप आपको ये गोडाउन मॉडल बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अच्छा लगा तो चैनल को यार लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, जैसे वीडियो अपलोड हो उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ओके स्टूडेंट, तब तक आप सभी को थैंक यू।